मानसिक रोग विशेषज्ञ, द्वारका, दिल्ली से। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कुछ ऐसी परेशानियों के बारे में चर्चा करी थी जिनको आप आम तौर पे मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज के लिए नहीं समझते या सोचते हैं। आज मैं उसी विषय पर आगे और कुछ परेशानियों का जिक्र करके उनके विषय में बात करूंगा। सबसे प्रमुख आज के लिए पेट की दिक्कत है। भारत में वैसे भी पेट की बीमारियों से परेशान लोग सबसे ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारे समाज में पेट में गैस, पेट का फूला फूला महसूस होना, पेट का भारीपन, यह एक बहुत ही आम परेशानी या बीमारी है। हर घर में एक न एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही है जो अपने पेट से परेशान है, और उसके लिए आप पेट की ही दवाइयाँ, पेट के ही डॉक्टर से लेके अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। पर आप ऐसा भी तो कभी सोचिए कि आपके पेट को आखिर काम करने के लिए दिशा निर्देश कौन दे रहा है? वो तो हमारा दिमाग ही है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा ज़रूर ऐसा है जो पेट के लिए हर वक्त ये निर्धारित करता है कि क्या काम, कौन सा काम, कैसे वह काम करना है। और यदि दिमाग के उस हिस्से के कार्य प्रणाली में जो केमिकल्स वहाँ हैं, जो नर्व्स वहाँ की हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो हमारे पेट में वह दिक्कत या परेशानी सामने आएगी। अफसोस ये है कि ऐसी कोई जांचें अभी नहीं है हमारे पास कि हम कह सकें कि देखिए इस जांच में दिमाग के आपके उस हिस्से में ये परेशानी आ रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप पेट की जांचें करा करा के जब परेशान हो जाते हैं और पेट की दवाइयाँ जब खा खा के परेशान हो जाते हैं तो ज़रूर इसको मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह करने के विषय में सोचें। जैसे मैं बताऊं, मेरे पास एक 25 साल की महिला आई, पढ़ाई में बेहद उम्दा, अपने कॉलेज में टॉपर रहीं, फिर सरकारी नौकरी उनको मिली और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी यहाँ यूनिवर्सिटी में कर रही थी। लेकिन पेट की एसिडिटी से बेहद परेशान। कहती थी कि सुबह उठती हूँ तो पेट में जलन, शाम होती है तो पेट में जलन। पेट के जलन की दवाइयाँ सुबह शाम लेती थी, फिर भी उनके पेट में दिक्कत रहती ही थी। वो जब मेरे पास आई, मैंने उनका पूरा असेसमेंट, इवैल्यूएशन किया, उनके जीवन के संदर्भ में उनके बचपन से आज तक की जीवन प्रणाली, जीवन शैली को समझा और उनको कुछ सलाह दिया, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करवाएं और कुछ दवाइयाँ दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीने में जो पेट की दवाई 2 बार खाने पर भी उनको जलन से छुटकारा नहीं मिलता था, वो पेट की दवाई कभी कभी खाने की ज़रूरत पड़ने लगी। और 3 महीने बाद तो वे बेहद खुश होकर बहुत बहुत धन्यवाद करके मुझे गई कि आपकी दवाई से मेरी इतने सालों की परेशानी ठीक हो गई। और ये कोई एक एग्ज़ाम्पल ऐसा नहीं है, ऐसे कई मरीज हमारे पास आते हैं जो पेट की एसिडिटी से बेहद परेशान होते हैं, जिन्होंने कई सारी दवाइयाँ खाई होती हैं, कुछ हद तक कंट्रोल मिलता है लेकिन परेशानी ख़त्म नहीं होती है। और इसका मेन कारण यही है कि हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर इतना प्रेशर आजकल की जीवन शैली से पड़ता है कि उसकी वजह से दिमाग के उस हिस्से में जो पेट को कंट्रोल करता है, जो पेट को दिशाएं व निर्धारित करने की प्रणालियों को रेगुलेट करता है, उसमें दिक्कत आ जाती है और वो फिर एक इंडिपेंडेंट बीमारी ही बन जाती है। उसके बाद आप स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी पेट की बीमारी आपके साथ चलती रहती है। पेट की एसिडिटी के अलावा पेट का भरा भरा होना, पेट फूला फूला लगना या पेट में गैस होनी, ये बहुत ही आम समस्या है जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं। पेट में गैस तो अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम दाल खा लें तो हमें गैस हो जाती है, अगर हम सब्जी खा लें ये वाली तो हमें हो जाती है, अगर हम तला हुआ कुछ खा लें तो गैस हो जाती है। इस गैस का मतलब अक्सर लोगों से पूछने पर यही मालूम चलता है कि पेट खराब लगता है,
पेट सामान्य नहीं लगता, एक जो कंफर्ट लेवल होना चाहिए वो हमें नहीं महसूस होता, और सारा ध्यान हमारा पेट पर ही बना रहता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। अगला खाना खाने की भी इच्छा फिर कम होती लगता है। अभी तो पेट वैसे ही भरा भरा लग रहा है, खाने का मन तो है, ज़बान भी मांग रही है, लेकिन पेट कह रहा है नहीं खाओ। इस पेट की गैस की समस्या को एलोपैथी में फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि पेट की कार्य प्रणाली में दिक्कत। ऐसा नहीं है कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा भी नहीं है कि पेट की पाचन शक्ति में कोई दिक्कत आई है, लेकिन क्योंकि आपका पेट, आपकी आंतें ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कुछ भी खाने पीने से आपको ये ऐसा एहसास होने लगता है कि हमारा पेट खराब है, पेट फूल जाता है, पेट में लगातार गैस भरी हुई मालूम चलती है। इस चीज़ का भी आपके दिमाग के उस हिस्से से ही संबंध है जो कि आपके पेट से कहता है कि भाई अब ये काम करो, इसको ऐसे करो, अब इतना काम करो, इतना मत करो। जब इन ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आने वाले केमिकल्स में जब कुछ गड़बड़ियाँ होनी शुरू होती है तो हमारे पेट में गैस की शिकायतें बननी शुरू होती हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा कि कोई ऐसी जांच नहीं है, लेकिन जांच तो पेट की भी ऐसी कोई नहीं है कि जिसमें गैस आ जाए। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो कहते हैं जी हमने बेरियम स्वैलो कराया, उसमें गैस दिखी। पर हम अक्सर देखते हैं कि अगर वो बेरियम स्वैलो कराते हैं, फिर सीटी कराते हैं, फिर एमआरआई कराते हैं, हर जांच में कुछ अलग अलग पहलू नज़र आते हैं, पर किसी में भी कोई लोकल पेट की बीमारी नहीं नज़र आती है। और यही आपके लिए एक पॉइंटर है, एक इंडिकेशन है कि आप मानसिक विशेषज्ञ के पास आएँ और दिमाग के ज़रिए से अपने उस पेट की दिक्कतों को दूर करें। उदाहरण के तौर पे एक 60 साल की महिला मेरे पास आई थी, वेजिटेरियन थी, दाल सब्जी उनके खाने का महत्वपूर्ण पार्ट था ही, और पिछले 10 साल से कहती थी कि मैं दाल नहीं खा पाती हूँ क्योंकि दाल खाते ही मुझे गैस बन जाती है। और गैस से उनका मतलब यही था कि बस ख़राब लगता है, पेट फूल जाता है, बेचैनी सी रहती है, कहीं मन नहीं लगता, और 4-5 घंटे मेरे दाल खाने में बेकार होते हैं, इसलिए मैं दाल ही नहीं खा रही हूँ। अब दाल नहीं खाएंगे तो प्रोटीन आपके डाइट में दाल से ही ज़्यादातर मिलता है वेजिटेरियन लोगों के डाइट में, तो कमज़ोरी जाहिर सी बातें होगी। इसके अलावा उन्होंने अपने आप को ये भी बंधन में डाल दिया कि अब मैं कहीं और रहने नहीं जा सकती, बच्चों के पास जाऊंगी तो वहाँ दाल तो बनेगी, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाऊंगी तो वहाँ भी दाल बनेगी, मैं कैसे दूसरों पर ये बर्डन डालूं कि मेरे लिए आप दाल नहीं केवल सब्जी बनाइए और तली हुई मत बनाइए। तो उनको भी मैंने कुछ दवाई दी, और दवाई खाने से शुरू में तो उन्हें इतना ख़ास फ़ायदा नहीं लगा, पर जैसा हमारी दवाइयाँ 1.5 महीने के बाद शुरू करती हैं काम करना, तो 1.5 से 2 महीने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मुझे वैसे भी कुछ बेटर लग रहा है, लेकिन मैंने अभी दाल खाई नहीं। वो इतने सालों से डरी हुई थी, उन्होंने कहा मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने कोई बात नहीं, थोड़े दिन और दवाई खाई। 3 महीने दवाई खाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो उन्होंने फिर दाल खा के देखी। उन्होंने कहा कि हाँ इस बार तो मुझे दाल खाई और मुझे कोई बेचैनी, कोई गैस, कोई परेशानी नहीं हुई। और इससे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ के फिर आगे अब तो वो रोज़ ही दाल खा रही है। और ये भी कोई अकेला ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनको कि फ़ायदा होता है। आप दिमागी लोग विशेषज्ञ को, मनोचिकित्सक को दिखाएंगे तो अक्सर करीब मैं समझता हूँ 60-70% लोगों में आपकी गैस की समस्या में काफ़ी आराम आपको मिलेगा, और जो खाने की चीज़ें आप पहले नहीं खा पा रहे हैं वो आप खा पाएंगे। हाँ, इसमें तली हुई चीज़ें तो हम फिर भी मना ही करते हैं, ख़ास तौर पे अगर बाहर की तली हुई चीज़ें हैं तो वो फिर भी आपको अवॉइड करनी ही है। पेट की बीमारी में तीसरी एक बीमारी है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपने नाम ज़रूर सुना होगा, अखबारों में बहुत जिक्र इसका आता है। ये अजीब सी बीमारी है। आपका पेट कभी तो साफ़ होता है, कभी सुबह जाने पर पेट साफ़ ही नहीं होता है, कभी दिन में 3 बार जाना पड़ता है, कभी 3 दिन में 1 बार जाने का प्रेशर बनता है। इससे भी बड़ा विचित्र परेशानियां आती हैं कि कभी तो पेट खाली नहीं हुआ तो दिक्कत, और कभी बार बार जाना पड़ रहा है तो दिक्कत। और इसमें भी तरह तरह की जांचें करने के बाद पेट में लोकल कुछ नहीं आता है। कई लोग तो 3-3 एंटीबायोटिक का कोर्स भी कर चुके होते हैं,
एंडोस्कोपी हो चुकी होती है, कोलोनोस्कोपी हो चुकी होती है, और कुछ भी नहीं मिलता है। और IBS तो अगर हम नाम से ही समझें तो वो तो एक नाम ही ये बताता है कि बीमारी ऐसी है कि हमारा पेट अपने मन से चलता है, वो चिड़चिड़ा पेट है। जब उसका मन करेगा तो वो साफ़ होगा, खाली होगा, जब मन नहीं करेगा तो नहीं होगा। और इस चीज़ को संभालने के लिए तो पेट के डॉक्टर लोग भी दिमाग की ही दवाइयों का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आप अगर पूछें किसी पेट के डॉक्टर से तो वो राज़ी होंगे, हाँ ही करेंगे कि IBS का तो इलाज दिमाग की दवाओं से ही ज़्यादा संभव है और पेट की दवाओं से इतना संभव नहीं है। तो ऐसे में पेट की दवाइयाँ थोड़ा लंबा खानी पड़ती हैं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो पेट के साथ में चलानी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको ज़्यादातर आपका चिड़चिड़ा पेट कब्जियत बना के रखता है तो कुछ कब्जियत की दवाएं भी चलती हैं। हाँ, अगर ज़्यादातर लूज मोशन की शिकायत रहती है तो वो बिना पेट की दवाओं के भी मेरी दवाओं से ठीक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा कि 20 से 30 साल की उम्र के बीच में तो बहुत ही लोग आते हैं जिनको IBS की शिकायत होती है। ये इसीलिए शायद इसको यंग लोगों की बीमारी, नए दशक की बीमारी या लाइफस्टाइल बीमारी भी कहा जाता है। पर इसमें आपके खाने पीने के तरीक़ों में कम दोष है, और आपके दिमाग से जो इंस्ट्रक्शन पेट को दिए जाते हैं जिसके कारण से पेट रोज़ एक ही तरह से रेगुलर काम करता है डिसिप्लिन से, वो इंस्ट्रक्शन नहीं आ पाते हैं। तो जहाँ रोज़ एक स्वस्थ व्यक्ति सुबह उठ के पेट साफ़ होता है और फिर दिन भर कोई इसको फीलिंग नहीं आती है, वहाँ आपका चिड़चिड़ा पेट रोज़ ऐसा नहीं करता है, और इस कारण आप में और पेट में द्वंद्व चलता रहता है, और आपका ध्यान भी पेट पे रहता है, और पेट उधर दिमाग से इंस्ट्रक्शन मांगता रहता है और दिमाग इंस्ट्रक्शन देता नहीं है, तो पेट भी कुछ नहीं कर पाता है। और इसी द्वंद्व के चक्रव्यूह में आप फंस के परेशान होते रहते हैं और इलाज, जांचें और दवाइयों में उलझे रहते हैं। तो मेरी सलाह है कि एक बार ज़रूर आप मानसिक रोग विशेषज्ञ अपने पास के किसी भी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए और सलाह करिए। और धीरे धीरे IBS में अक्सर हमें 6 महीने, साल भर भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है आपको कितनी पुरानी बीमारी है। जिसकी IBS की बीमारी बहुत लंबी हो गई है वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी IBS की बीमारी थोड़ा कम टाइम हुआ है वहाँ थोड़ा जल्दी आराम मिल सकता है आप। पेट की इन 3 बीमारियों के अलावा पेट के संबंध में और भी कुछ परेशानियां हैं जिनके लिए आपको हमसे सलाह करनी चाहिए। एक प्रमुख बहुत ही परेशानी वाली है पेट का दर्द, और वह दर्द भी छोटा मोटा नहीं पर बहुत ज़्यादा दर्द होना, इतना ज़्यादा कि लोग अक्सर अस्पताल जाना पड़ता है कि लगता है पेट फट जाएगा। और हॉस्पिटल में जाने के बाद अक्सर पहली बार तो हॉस्पिटल वाले एडमिट भी करेंगे, सारी जांचें करेंगे कि भाई कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है, अपेंडिसाइटिस तो नहीं है, कोलिसिस्टाइटिस तो नहीं है। लेकिन अगर उन जांचों में कुछ नहीं आता है तो फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भी दर्द का इंजेक्शन लगा के आपको वापस भेज देते हैं। अफसोस यह है कि 2 दिन बाद फिर आपके पेट में दर्द होता है और फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं और फिर आपको दर्द का इंजेक्शन लगता है। ऐसे फिर इस इंजेक्शन दर्द वाला साइकिल में अक्सर लोग फंसते चले जाते हैं। और ये प्रक्रिया मैंने देखी है 40 से ऊपर की महिलाओं में, मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि सारी जांचें हो गई, कहीं कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि शक यही होता है कि भाई कुछ पेट में कोई दिक्कत है तभी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वे और उनके घर वाले भी हमारे पास जल्दी नहीं आते हैं। पर रोज़ इंजेक्शन लगना भी खतरनाक तो है ही। हॉस्पिटल के इमरजेंसी डॉक्टर भी खुद ही सलाह देते हैं कि जी इंजेक्शन रोज़ मत लगवाइए, बर्दाश्त करिए, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं होता, वो दर्द ही इतना ख़तरनाक होता है। और ऐसे में फिर जब आप मेरे पास आते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डांटता हूँ या तुरंत इंजेक्शन बंद करने की सलाह देता हूँ, नहीं। मेरा काम सबसे पहले तो यही है कि मैं दर्द को समझूँ, आपको समझूँ कि आप दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल ही खो बैठे हैं, थोड़ा बहुत है, आशा है, नहीं है, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, और उसी हिसाब से मैं दवाइयाँ देता हूँ। और जहाँ तक मैंने देखा है 1 या 2 हफ्ते की दवाई में आपका दर्द इतना तो कम हो जाता है कि आपको फिर रोज़ इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं।
ठीक है, आपको दर्द होगा लेकिन आप उस दर्द को घर पे रह के बर्दाश्त कर पाएंगे। और जो मेरी दवाइयाँ हैं उनसे वो दर्द कम होके धीरे धीरे 2-3 महीने में दर्द ख़त्म और आपका जीवन वापस सही ट्रैक पे आ जाएगा, दर्द से मुक्ति हो जाएगी। इसमें ध्यान रखिए कि इंजेक्शन तो कई बार नशे वाले यानी फ्लोटिफेनागन जैसे इंजेक्शन भी लोगों को लगते हैं और फिर उसकी आदत पड़ जाना एक अलग समस्या हो जाती है। यानी अगर मैं याद करूं तो कई साल पहले एक उत्तर प्रदेश से एक महिला आई थी जो काफ़ी बड़े और नामी परिवार से थी और उनका दर्द इतना बढ़ता चला गया था कि उनको अब फ्लोटिफेनागन ही लगता था, उसी से आराम पड़ता था। पर क्योंकि वो खुद जानती थी, समझती थी कि भाई ये नुकसानदायक इंजेक्शन है और मैं इस इंजेक्शन के नशे में फंसती चली जा रही हूँ, तो वो इलाज के लिए मेरे पास आई और अभी उनको करीब 10 साल हो गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं, दर्द से बिल्कुल मुक्त हैं। लास्ट इंजेक्शन उनको 10 साल पहले जब मेरे इलाज में आई थी तब वो 1-2 हफ्ते के अंदर लगा होगा, उसके बाद कभी नहीं लगा, कभी पेट में दर्द नहीं हुआ और बिल्कुल स्वस्थ होकर अपना पूरा घर परिवार बिजनेस सब संभाल रही हैं। तो ऐसे ही आप भी एक ये सलाह मेरी मानिए कि अगर आप पेट के दर्द, तेज़ दर्द वाले से परेशान हैं तो ज़रूर अपने पास के किसी साइकियाट्रिस्ट से सलाह करिए और इससे मुक्ति पाइए। पेट से संबंध है तो थोड़ा भूख के बारे में भी बात कर लें। भूख की समस्याएं भी हो सकता है आप समझते हो कि पेट से संबंधित है और पेट के डॉक्टर के पास जाते हो या MD डॉक्टर के पास जाते हो, पर ये तो आप खुद समझिए कि भूख तो हमें दिमाग में लगती है ना। हमारा दिमाग कहता है कि अब भूख लग रही है, अब चलो कुछ खा लो। पेट में जैसे ज़्यादा क्या होता है, थोड़ी गुड़गुड़, थोड़ा खालीपन, थोड़ी एसिडिटी जो हमें इंडिकेट कर सकती है कि हाँ अब खाने का टाइम हो गया। और भूख का एहसास तो मन में, दिमाग में ही आता है और ये एहसास दिमाग के एक ख़ास सेंटर में होता है। जब उस सेंटर में बीमारी आती है, जब दिमाग के उस हिस्से में कोई बीमारी आती है तो हमारी भूख बिल्कुल ख़त्म। मतलब हमें पता है कि हमें खाना चाहिए, दिन भर की मेहनत करी है, कमज़ोरी आ जाएगी, वज़न घटे जा रहा है पर खाने का मन ही नहीं हो रहा। एक रोटी क्या, आधी रोटी, चौथाई रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं और घर वाले ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उल्टी आ जाती है, वो बाकी आ जाती है। और अगर गलती से कभी खा भी लिया तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर उल्टी आ जाती है। बड़ी विचित्र समस्या है। इसके लिए भी लोग जांचें कराते हैं, एंडोस्कोपी कराते हैं, MRI तक कराते हैं कि भाई कहीं कुछ अटका तो नहीं है। लोगों को ये शंका रहती है कि कहीं कुछ अटक गया, किसी ने मेरे पेट के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे खाने का दिल नहीं हो रहा है। पर ये 99% भूख का जो संदर्भ है वो हमारे दिमाग के उस हिस्से से है जो हमारी भूख को कंट्रोल करती है। भूख न लगने की वजह से कमज़ोरी आना, वज़न का गिर जाना, औरतों में, लड़कियों में पीरियड्स का बंद हो जाना, बाल इतना कच्चे होकर गिरने लगना, ये सब जानी मानी बीमारियां हैं। और यहाँ तक कि कुछ यंग लड़कियों में तो ये इतनी ख़राब हालत में आती हैं, उनका वज़न सिर्फ 30 किलो, 28 किलो ऐसा होता है। वे चाह कर भी खाने की तरफ मुंह कहीं नहीं रखते, कहते हैं हमें तो खाने के नाम से ही उल्टी आ जाती है, स्मेल अगर आ जाए तो उल्टी आ जाती है। और ऐसे महिलाओं को, लड़कियों को कई बार हमें एडमिट भी करना पड़ता है और धीरे धीरे उनके जो डर हैं खाने के बारे में, उनके जो दिमाग में एक भूख का एहसास ही ख़त्म हो गया, उस एहसास को वापस लाना पड़ता है। पर बिना अस्पताल के अगर हम देखें, अगर आप 35 किलो तक के भी अगर हैं और अगर पीरियड्स आपके हो रहे हैं तो आपको हम आउट पेशेंट बेसिस पे यानी अपने क्लिनिक पर ही दवाइयों से, सलाह से, काउंसलिंग से हम ठीक कर सकते हैं। 30-35 किलो के बीच के लोगों का वज़न तो 1 साल में 45 किलो तो पक्का मैं कर ही देता हूँ। मतलब अगर मैं याद करूँ तो 2 मुझे लड़कियाँ याद आती हैं, दोनों ही 18-19 साल की थी जब पहली बार उनके माँ बाप मेरे पास लेके आए थे। और बहुत दुबली पतली, खाना मुश्किल से आधी रोटी पूरे दिन में, दाल सब्जी तो भूल जाइए, फल में कभी कुछ एक फाँक अमरूद का, संतरे का ले लिया तो ले लिया। और उन बच्चों की यही वो होती थी कि बस खाना देख के उल्टी आ रही है, मन नहीं होता,
बाकी सब काम लेकिन बिल्कुल ठीक, मतलब पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों से बातचीत हो रही है, मम्मी पापा से बातचीत हो रही है, घर का काम है, उस समय बिल्कुल ठीक है, बस खाने के नाम पे परेशानी है। तो ऐसे में हम उनके साथ बैठ के उनके पूरे जीवन को समझते हैं, उनकी बचपन से लेके आज तक की क्या उनका जीवन रहा, उनका क्या पर्सपेक्टिव या परिवेश है अपने जीवन के बारे में, फ्यूचर में वो क्या करना चाहती हैं, ये सब समझ के उस हिसाब से हम कुछ दवाइयाँ, कुछ थोड़ा सा 2 चम्मच दाल ऐसे ऐड करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे करके, जैसा मैंने कहा, 6 महीने साल भर में वज़न भी बढ़ता है, खाने की इच्छा भी वापस आती है और भूख का एक सिस्टम भी बनता है कि हाँ, दिन में 2-3 बार इतना इतना मैं खा लूँगी। ठीक है, ये चीज़ जहाँ मैं कम उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, 18, 19, 20 साल की, वहाँ ये चीज़ अक्सर बड़ों में भी होती है। तो अगर मैं बात करूँ 60, 65, 70 उम्र के लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें भी अचानक से भूख चली जाती है। और वे तो बेहद समझदार हैं, वे जानते हैं कि अगर इस उम्र में रेगुलर डाइट नहीं ली, चाहे थोड़ी सी भी सही, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाएगी। लेकिन फिर भी वो चाह कर भी नहीं खा पाते हैं। एक बार तो एक बुज़ुर्ग महिला मेरे पास आई थी, वो 3 बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी, मेरे अंडर नहीं, लेकिन हर बार वे अलग अस्पताल में जाते तो वे उनको ENT या गैस्ट्रो के अंडर एडमिट कर देते और बार बार ट्यूब डाल के, एंडोस्कोपी डाल के चेक करते थे कि भाई कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। जब 3 बार ऐसा हो गया और तीनों बार कुछ नहीं आया, तो वो भी परेशान हो गई। तब किसी के कहने पे, सलाह मानने पे वो मेरे पास आई और मैंने सबसे पहले यही कहा कि अस्पताल अब आप मत जाइए, चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके पेट में ऑब्स्ट्रक्शन फिज़िकल कुछ नहीं है, यानी इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दिमाग से, जब भूख का एहसास नहीं आ रहा, जब दिमाग ये कह रहा है कि खाना मैं खा नहीं पाऊँगी, उल्टी हो जाएगी, तो फिर कोई इंसान कैसे खाएगा। दिमाग तो हमारे शरीर को चलाता है, दिमाग से यदि वो अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तो फिर आप नहीं कुछ कर पाएंगे। फिर हमने उनकी दवाई शुरू करी, टाइम लगा, दवाई भी शुरू में वो नहीं खा पाती थी, गटकना का एहसास कि मैं कुछ खा रही हूँ, मुझे उल्टी हो जाएगी, दवाई भी उल्टी हो जाती थी। तो उनको हमने चूसने की गोलियाँ दी शुरू में। कुछ दवाइयाँ हमारे पास ऐसी हैं जो पानी में घुल जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ मुँह में रखने की देर है, वो अपने आप घुल के थूक के साथ ही डिज़ोल्व हो जाएंगी। वो देने से हमने शुरुआत करी। शुरू के 1 महीने तो केवल वो 1 गोली ही चली। थोड़ा उनका विश्वास दवाइयों पे आया, थोड़ा उनको लगा कि हाँ, कुछ ये दवाइयाँ कुछ कर रही हैं, थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है। उन्होंने सूप थोड़ा सा पीना शुरू किया। शुरू में केवल आधा कटोरी ही पी लेती थी, उससे ज़्यादा नहीं। पर फिर धीरे धीरे और दवाइयाँ हमने पीस के सूप में मिला के फिर देनी शुरू करी। तो धीरे धीरे उनकी भूख का एहसास वापस आया, उनका खान पान का सिस्टम वापस नॉर्मल हुआ और फिर उनका वज़न भी, जहाँ 40 किलो की वो हो गई थी, हाइट थी उनकी 5 फीट 6 इंच, तो 40 किलो तो बहुत ही कम था। और धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने के बाद उनका वज़न 50 किलो पे आ गया था। और उसके बाद तो फिर वो गोलियाँ भी सही से कटकने लगी थी और आज भी गोली मेरी खा रही हैं और ठीक ठाक उनका ज़िंदगी चल रही है। अपने पोतों पोतियों के साथ, नाती नातियों के साथ वो अब खुश रहती हैं। तो इसलिए अगर भूख न लगने का एहसास आपको परेशान करे तो ये मत सोचिए कि आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि भूख का एहसास तो दिमाग से ही होता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप मेरे से या अपने निकट के किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें। इसके अलावा भूख का दूसरा एस्पेक्ट भी तो है, दूसरा आयाम भी है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और उस ज़्यादा खाने से वे खुद परेशान भी होते हैं, शारीरिक तौर पे भी परेशान और मानसिक तौर पे भी परेशान। शारीरिक तौर पे कैसे कि एक तो वज़न बढ़ता जा रहा है जबकि मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती हूँ इतना खाना। दूसरा, वो ज़्यादा खाने का पेट फिर भरा भरा लगना, बहुत भारी सा लगना, डाइजेस्ट होना, तो घूमते रहना कि भाई डाइजेस्ट हो तो मैं कुछ लेटूँ। और मानसिक प्रहार ये कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मुझे सब समझ है, नहीं खाना चाहिए फिर भी मैं कर रही हूँ। कुछ लोग तो इतना होते हैं कि वो पहले खा लेते हैं खूब ढेर सारा, उसका उल्टी कर देते हैं। उससे और दिक्कत, उल्टी करने से जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस थे वो भी लॉस
पानी का भी लॉस, नमक का भी लॉस, कमज़ोरी और ज़्यादा। इस तरह की बीमारियों को हम बिंज ईटिंग या बुलिमिया कहते हैं। और ऐसे लोगों में फिर उनके भूख को हमें एहसास को कम नहीं करना है, परंतु कंट्रोल करने की उनकी एबिलिटी को बढ़ाना है कि हमें अगर इतना खाना है तो हम इतना खा के छोड़ सकें और अपने आप को ये कह सकें कि अब और खाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मन अंदर से कह रहा हो और खा लो। ठीक है, ऐसा करने में भी हमारी काउंसलिंग, सलाह मशवरा, उनको समझना और उनको जानने के बाद उनको समझाना और कुछ दवाइयाँ ऐसी देना जिससे कि भूख के एहसास को और खाने की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। यहाँ ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि जहाँ वे ज़्यादा खाते हैं वहाँ खाने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ जहाँ मैं और आप बिस्किट 4-5 बिस्किट खा लेंगे 15 मिनट में, वहाँ इस बीमारी से त्रस्त लोग तो 1 मिनट में पूरा बिस्किट का पैकेट यानी 10-15 बिस्किट खा जाते हैं। और खाने के बाद जब पैकेट खाली होता है तो वह हैरान कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद अपने अंदर वो नेगेटिव फीलिंग, गिल्ट वाली फीलिंग, और अगर वो अकेले होते हैं तो उल्टी करने की फीलिंग आती है, तो उंगली डाल के उल्टी करना या नमक का पानी पी के उल्टी करना, ऐसा वो करते हैं। तो धीरे धीरे इस इलाज में भी हमें समय तो लगता ही है, क्योंकि हमारी दवाइयाँ धीरे धीरे काम करती हैं, पर ये फिर भी कंट्रोल में आती जाती है। आपकी भूख को आप काबू में कर पाते हैं। और जो बिस्किट, नमकीन, केक्स, कुकीज़, ये सब घर में हम लॉक करवा देते हैं या लाना बंद करवा देते हैं, और तब जो वो अंदर से एक खुड़क उठती है ना कि नहीं कुछ चाहिए, कुछ खाने को चाहिए, उस खुड़क को कम करने की कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि अपने आप को वो रोक सके। और धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, धीरे धीरे करके वो दिन बढ़ते जाते हैं, जबकि खाने पे कंट्रोल होता है। ठीक है, इसी चीज़ को बुलिमिया का इलाज, और ये इलाज साइकियाट्रिस्ट के द्वारा ही होता है। बाहर के देशों में तो इसके लिए अस्पताल में एडमिशन भी करते हैं, पर भारत में जहाँ तक मुझे मालूम है अभी हम एडमिट नहीं करते, हम OPD बेसिस पे ही करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे और परेशानियाँ हैं, उनका भी मैं आपको अगले कुछ वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए कि आपको मनोरोग चिकित्सक को या साइकियाट्रिस्ट को, मुझे या किसी और को दिखाना चाहिए, सलाह करना चाहिए और विश्वास के साथ इलाज में जुटे रहना चाहिए। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसमें टाइम लगता है। आपका पेशेंस, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार।